हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटा इंडिया के स्टॉक के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग शाउट आउट देना चाहेंगे पुष्कर जी को। उन्होंने इस स्टॉक के बारे में रिक्वेस्ट किया था। हमारे चैनल में हम बहुत ही डिटेल में स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको एनालिसिस करके बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। बहुत लोग हमारा वीडियो देखते हैं पर आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहले देख लेते हैं कि ग्रेविटा इंडिया का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी करती क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि ग्रेविटा इंडिया का लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर है। कंपनी का टोटल 5 बिजनेस वर्टिकल्स है, जो है लीड रिसाइकलिंग, एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग, रबर रिसाइकलिंग एंड टर्न की सोल्यूशंस। अगर हम प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू मिक्स देखें तो लीड से इनका 88.71% रेवेन्यू आता है, एल्यूमिनियम से 6.57%, प्लास्टिक प्रोडक्ट से 3.3% और टर्न की प्रोजेक्ट से 1.35%। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कंपनी का टोटल 42% रेवेन्यू आता है। अगर हम जियोग्राफिकल स्प्लिट देखें तो इंडिया से कंपनी का 63% रेवेन्यू आता है और ओवरसीज से 37%। कंपनी का हेडक्वार्टर जयपुर में है और भी बहुत सारे जगह पे कंपनी का प्लांट्स है। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है ये तो हमने समझ लिया। अभी इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी कौन से इंडस्ट्रीज को केटर करती है। अगर कंपनी जिस इंडस्ट्रीज को केटर करती है वहाँ पे ग्रोथ नहीं आएगा तो कंपनी के बिजनेस में भी ग्रोथ नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं बैटरी मैन्युफैक्चरर्स, केबल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पेंट एंड पिगमेंट इंडस्ट्रीज, डाई कास्टिंग इंडस्ट्री एंड प्लास्टिक इंडस्ट्रीज। तो कंपनी इतने सारे इंडस्ट्रीज को केटर करती है। और अगर हम कंपनी का कस्टमर बेस देखें तो ग्लोबली इस कंपनी के पास 375 प्लस कस्टमर्स है एंड इंडिया में ये लोग केटर करते हैं 230 प्लस कस्टमर्स को। और अगर हम कंपनी के कुछ मेन क्लाइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक, एक्साइड, टाटा बैटरीज, केईसी, अमारा राजा, केईआई, प्रिस्मन, पैनासोनिक एक्सेट्रा। मतलब कंपनी के पास कुछ बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स हैं। इस कंपनी के पास 1500 से भी ज़्यादा ग्लोबल टच पॉइंट्स है। यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट डेटा देख सकते हैं कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो 60,000 मेट्रिक टन से भी ऊपर है अप्रैल 2023 तक। तो यहाँ पे हम जो बोलना चाहेंगे वो थोड़ा शायद आपको कंट्रोवर्शियल लगे क्योंकि मोस्टली अदर चैनल्स में आपको ये नहीं बोला जाता, नहीं सिखाया जाता। बहुत सारे रिटेलर्स ऑर्डर बुक देख के स्टॉक खरीदते हैं। हम पर्सनली ये नहीं करते। सिर्फ ऑर्डर बुक देख के स्टॉक खरीदने से उस स्टॉक में फंसने का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। आप में से जो लोग बिजनेस करते हैं उनको ये अच्छे से पता होगा कि ऑर्डर्स जो हैं वो कभी भी कैंसिल हो सकते हैं। तो कंपनी के पास ऑर्डर्स है इसलिए हम स्टॉक ले रहे हैं, ये सही तरीका नहीं है। और एक चीज़ है, जो ऑर्डर्स है वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा वो डेटा भी हम लोग टेक्निकली नहीं देखते ज़्यादातर। तो अगर आप ऑर्डर बुक देख के कोई स्टॉक ले रहे हैं जो कि लेना नहीं चाहिए, फिर भी आप ये देख लीजिएगा कि जो ऑर्डर्स हैं वो कब तक एग्जीक्यूट होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि ऑर्डर बुक इतना बड़ा है और एग्जीक्यूट होने में 5-10 साल लग रहे हैं। अभी अगर हम कंपनी का फ्यूचर प्लान्स देखें तो कंपनी का भी विजन है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनसे इनका रेवेन्यू 50% करना है इनको, जो अभी 42% के आसपास है। और नॉन लीड बिजनेस से इनको 25% रेवेन्यू करना है, जो अभी 12% के आसपास है। ये कंपनी अपना नया रिसाइकलिंग वेंचर स्टार्ट करना चाहती है रबर, लिथियम और स्टील एंड पेपर में। ये कंपनी 600 करोड़ का केपेक्स भी प्लान कर रही है फिनेंशियल ईयर 2026 तक। तो हमको अभी कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। अभी हम देख लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है। मार्केट कैप है 5500 करोड़ के आसपास, स्टॉक प्राइस चल रहा है 800, स्टॉक पी है 23.5, आरओसी है 31.6, आरओई है 42%, डेट टू इक्विटी है 0.78 और पीईजी रेशियो है 0.65। कंपनी का आरओई बहुत ही अच्छा है, डेट थोड़ा बहुत है और पीईजी रेशियो के हिसाब से कंपनी अभी अंडर वैल्यूड है। स्टॉक पी ऐसे तो रिजनेबल लग रहा है पर ये अपने मीडियन पी से ऊपर चल रही है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी अगर हम कंपनी का ग्रोथ देखें तो 3 साल में ईपीएस ग्रोथ है 69.2%, 5 साल में है 35.8%, सेल्स ग्रोथ 3 साल में है 27.6% एंड 5 साल में है 22.4%। कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है और खास करके लास्ट 3 साल में तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ आया है। तो ओवरऑल अभी तक फंडामेंटल्स हमको बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर नेक्स्ट जो डेटा हम आपको बताएंगे वो देख के शायद आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7.95% है, मतलब कंपनी के पास प्राइसिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है।
इतने कम प्रॉफिट मार्जिन में कोई कंपनी कैसे सस्टेन करेगा, ग्रो करेगा, वो एक सोचने लायक बात है। और प्रॉफिट कम होने की वजह से ही कंपनी को डेट लेके एक्सपांड करना पड़ता है। तो ये काइंड ऑफ टू एजेड सॉर्ड हो जाता है। आपका प्रॉफिट कम है इसलिए आप डेट ले रहे हैं, और डेट का जो इंटरेस्ट है वो आपके प्रॉफिट से ही जाएगा। तो ये काइंड ऑफ एक साइकिल हो जाता है फिर। पर देखते हैं कंपनी फ्यूचर में क्या करती है। अभी के हिसाब से तो प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है। कंपनी का मीडियन पी है 18.5%, मतलब ये स्टॉक अभी अपने मीडियन पी से ऊपर चल रही है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सेल्स जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है इनका। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे कंपनी का सेल्स अभी लास्ट क्वार्टर में डाउन आया है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का बहुत फ्लक्चुएट करता है और ईपीएस भी फ्लक्चुएट करता रहता है। पर हाँ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस दोनों ही बढ़ा है। और अगर हम ईयरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेल्स है वो एवरी ईयर बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और ईपीएस भी बढ़ रहा है। अगर हम कंपनी का कंपाउंडेड ग्रोथ देखें तो 10 साल में सेल्स ग्रोथ है 22%, प्रॉफिट ग्रोथ है 27%, स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 35%। 5 साल में सेल्स ग्रोथ है 22%, प्रॉफिट ग्रोथ है 36% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 56%। 3 साल में सेल्स ग्रोथ है 28%, प्रॉफिट ग्रोथ है 69% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 94%। ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ है 12%, प्रॉफिट ग्रोथ है 31% एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर है 66%। तो हर एक ईयर के डेटा के हिसाब से कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अपने सेल्स से बहुत ही आगे चल रही है। तो इसके हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड है। अगर अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जून 23 क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपना स्टेक ऑलमोस्ट 6.5% से कम किया था, और जो कि पूरा का पूरा एफआईएस ने खरीदा था। अभी प्रमोटर्स का स्टेक स्टेबल है 66.48% में, एफआईएस का स्टेक है 10.58%, डीआईएस का स्टेक इसमें बहुत कम है 0.43%, और पब्लिक का स्टेक है 21.06%, और यहाँ पे अदर स्टेक दिखा रहा है 1.45%। यहाँ पे अगर हम कंपनी का नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखें तो लास्ट 3 साल में नंबर ऑफ शेयर होल्डर ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स हो चुके हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अभी अगर हम कंपनी का टेक्निकल चार्ट देखें तो ये वीकली चार्ट में हमको कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दिख रहा है, पर हाँ इतना समझ आ रहा है कि ये स्टॉक ओवरऑल एक डाउन ट्रेंड में है। और डेली टाइम फ्रेम में भी हमको कोई ऐसा पैटर्न बनते हुए नहीं दिख रहा है। अगर इस स्टॉक में कोई भी पैटर्न बनता है, कोई भी टारगेट निकल के आता है, तो हम वीडियो बना के आपको ज़रूर बताएंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमें किसी फंड हाउस का भी कोई रिपोर्ट एक्टिव नहीं मिला है स्टॉक के ऊपर। अगर आप लोगों को किसी फंड हाउस का कोई रिपोर्ट मिल जाए स्टॉक के ऊपर, बाय या सेल रिकमेंडेशन मिल जाए, तो आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को ग्रेविटी इंडिया का जो पूरा पिक्चर है वो समझ आ गया होगा। तो अभी अगर हम कंक्लूजन पे आए कि ये स्टॉक हमको लेना चाहिए कि नहीं, और अगर हमारे पास है तो क्या करना चाहिए, तो हम हमारा एग्जाम्पल देके बोलेंगे कि करेंटली ये स्टॉक में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर आप इसके पीछे का रीज़न पूछेंगे कि फंडामेंटल्स तो अच्छा लग रहा है, ग्रोथ भी अच्छा लग रहा है, और जो स्टॉक का फंडामेंटल्स और ग्रोथ अच्छा होता है हम तो उल्टा वो रिकमेंड करते हैं लेने के लिए, पर इस स्टॉक में हम लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? इसका रीज़न है ये कंपनी जो इंडस्ट्री में है वो पूरा ही सिक्लिकल इंडस्ट्री है। कोई भी कमोडिटी बेस्ड जो इंडस्ट्री है, लीड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे सिक्लिकल होते हैं और ये सब कंपनीज अपने टॉप में बहुत अच्छे दिखते हैं। तो नॉर्मली बोला जाता है कि ये सब जो कमोडिटी बेस्ड सिक्लिकल कंपनीज होते हैं, इनका फंडामेंटल्स जब हमको अच्छा लगे तब इनको अवॉइड करना चाहिए। और जैसे हमने कंपाउंडेड ग्रोथ के डेटा में भी देखा कि ये कंपनी हमको ओवर वैल्यूड लग रही है, और स्टॉक पी जो है वो भी अपने मीडियन पी से ऊपर चल रही है, और उसके ऊपर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम है। तो इन सारे रीजंस के चलते हम लोग पर्सनली स्टॉक में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी नहीं बढ़ सकती। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो शायद कंपनी बढ़ सकती है, पर करंट लेवल्स पे हम इस पे हाथ नहीं लगाना चाहेंगे। अगर कभी ये कंपनी लेने का पोजीशन बनता है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। और अगर हमारे पास ये स्टॉक अभी होता और हम प्रॉफिट में होते तो हम इसको बुक करके किसी दूसरे अच्छे स्टॉक में जाना प्रेफर करते। पर अगर हम लॉस में होते तो हम शायद लॉस बुक नहीं करते। बट अनलाइक अदर स्टॉक्स जो हम बोलते हैं ना कि अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं वो नीचे आ जाए तो आप एवरेज कर सकते हैं, ये स्टॉक अगर हमारे पास लॉस में होता तो हम एवरेज डाउन नहीं करते स्टॉक में। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये अपने साइकिल के डाउन ट्रेंड में है तो ये कितना नीचे जाएगा कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि यहाँ से 50% बढ़ जाए या 50% नीचे आ जाए। तो क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं है तो इसलिए हम इसमें एवरेज भी नहीं करते। तो अभी आई होप आपके सामने पूरा क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक के साथ आपको क्या करना है। पर आप ये याद रखिएगा कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं,
तो हमारा बात मान के आप कोई भी डिसीजन ना ले, आप अपना रिसर्च खुद करें, अपना एनालिसिस खुद करें और अपना डिसीजन खुद लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। और आपको नेक्स्ट कौन से स्टॉक के ऊपर एनालिसिस चाहिए वो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।